नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिग्गज नेता और तोशाम विधानसभा से विधायक किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ ही जहां एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का चक्रव्यूह कांग्रेस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। खबर है कि किरण चौधरी फिलहाल विधायकी से भी इस्तीफा नहीं देंगी। उधर कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने की मांग की है। क्या राज्यपाल का फैसला हरियाणा की सियासत की दिशा तय करेगा? और बीजेपी की रणनीति के पीछे क्या है बड़ी वजह? यह हरियाणा की सियासत में बड़ा सवाल है। हरियाणा में खेला तो हो गया, लेकिन अब कांग्रेस इस खेल से कितनी पार पा पाएगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनौती अब कांग्रेस के सामने भी है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यह कह दिया कि किरण चौधरी का शरीर बेशक कांग्रेस में था, लेकिन दिल उनका हमेशा बीजेपी में रहा। तो कई सवाल अब कांग्रेस की सियासत में भी उठने लगे हैं, हरियाणा की सियासत में भी उठने लगे हैं। अब सवाल यह है कि जो रणनीति बीजेपी बना रही है कि विधायकी से फिलहाल किरण चौधरी इस्तीफा नहीं देंगी, उस रणनीति को कांग्रेस के लिए भेदना कितना आसान होगा, यह सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और हरियाणा की सियासत पर भी बात करेंगे कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती होगी और बीजेपी के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट किरण चौधरी का कांग्रेस में आना। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस की सीनियर लीडर रही किरण चौधरी के अपनी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से जुड़ी अगली खबर ये है कि किरण चौधरी ने बेटी समेत कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया है, पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस को ये बात चुभ रही है, क्योंकि ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। किरण चौधरी और बीजेपी की इसी सियासी चाल के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलकर किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। इसके अलावा एक कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी बृहस्पतिवार शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार के अल्पमत में होने के चलते विधानसभा भंग करने की मांग की है। राज्यपाल के फैसले का अब इंतजार है। कानूनी प्रावधान जो स्पष्ट है उसमें किसी तरीके का वो नहीं है, और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए स्पीकर अध्यक्ष महोदय को उस पर निर्णय लेना चाहिए। और इस तरीके के जो कार्य हैं हम समझते हैं कि उसमें निष्पक्षता से जो भी कानून कहता है उसके अनुसार जो है कार्य करना चाहिए। गौरतलब है कि बीजेपी ने किरण चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं कर लिया, ये उसकी रणनीति का भी हिस्सा है कि किरण चौधरी अभी विधानसभा की सदस्य बनी रहे, क्योंकि पार्टी राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है। इसके अलावा अगर सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसी या कोई और कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो किरण चौधरी का वोट बीजेपी की ढाल बन सकेगा। यानी किरण चौधरी के दोनों हाथों में लड्डू। हरियाणा की सरकार, अल्पमत की सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। सरकार को बर्खास्त करके हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और नया जनादेश के लिए जो है जल्दी से जल्दी लोगों के पास जाना चाहिए, और लोग जो है हरियाणा में नई सरकार का गठन जिसे आशीर्वाद देंगे उसके लिए जो है प्रक्रिया चलनी चाहिए। गौरतलब है कि 90 सदस्यीय विधानसभा में अब 87 विधायक हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 46 के बजाय 44 हो गया है। किरण चौधरी का समर्थन बीजेपी के साथ होने के कारण अब अगर नायब सरकार के खिलाफ बहुमत साबित करने जैसी कोई चुनौती भी आती है तो बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा होगा। ऐसे में बीजेपी की रणनीति को क्या कांग्रेस भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस अवसर का फायदा उठा पाएगी? यही सवाल प्रदेश की सियासत में सबके सामने खड़ा है। अब तो बस बारिश, राज्यपाल के फैसले और विधानसभा चुनाव का इंतजार है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो बीजेपी का दामन थाम चुकी है पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी, और अब सवाल यह है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा होने वाला है, और विधायकी पद से जो इस्तीफा नहीं देने की चर्चाएं भी चल रही हैं, वो रणनीति क्या कहती है। देवेंद्र, रणनीति क्या है बीजेपी की? सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि फिलहाल किरण चौधरी इस्तीफा नहीं देंगी विधायकी पद से, एक चक्रव्यूह से बनाने की चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी का ये अपना फैसला था कि उनको बीजेपी में जाना है कांग्रेस छोड़कर, ये उनका अपना फैसला था। लेकिन विधायक पद की दस्तक से इस्तीफा दे ना दे, ये मेरे को लगता है बीजेपी की सलाह के बिना मुमकिन नहीं। क्या करें? और बीजेपी के बड़े नेताओं ने, मनोहर लाल जी हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, या जो प्रदेश प्रभारी है, उनसे सलाह की गई होगी, क्योंकि पार्टी में आना अलग बात है, लेकिन विधायक पद की सदस्यता उस समय जब विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है, सरकार के अल्पमत होने की बात हो रही है, एक एक विधायक का हिसाब रखा जा रहा है। एक विधायक कम हो गया या ज्यादा हो गया तो सरकार की आगे काम चलाने पर, सरकार के बने रहने पर क्या असर होता है। तो मेरे को लगता है बीजेपी के बड़े नेताओं ने जरूर उनको गाइड किया होगा कि आपको करना क्या है। एक बात तो ये, अगर ये वायलेशन भी माने, हम संवैधानिक जो प्रावधान है या दल बदल का जो कानून है, अगर वायलेशन कर रही है किरण चौधरी, इस्तीफा नहीं दे रही, तो मेरे को लगता है इसका फैसला कोई 1-2 दिन में, 4 दिन में नहीं हो जाएगा। उनको नोटिस दिया जाएगा, स्पीकर की तरफ से नोटिस दिया जाएगा, 1 हफ्ते का समय देकर जवाब मांगा जाएगा, उस पर उनकी सुनवाई होगी। तो मेरे को लगता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी निकल सकता है। इसी दौरान जुलाई में राज्यसभा का चुनाव होना है। राज्यसभा की एक सीट जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई है, बीजेपी की नजर राज्यसभा की उस सीट पर है। विधानसभा से पहले राज्यसभा की सीट जीतकर बीजेपी शुरुआत जीत से करना चाहती है, विधानसभा चुनाव से पहले। तो बीजेपी में भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे जो संवैधानिक प्रावधानों को, दल बदल के कानूनों को, उसके वो अलावा लीगल ओपिनियन भी होती है। कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं। मेरे को लगता है बीजेपी में ज्यादा दिमाग काम कर रहे हैं। मनोहर लाल है, मुख्यमंत्री है, अमित शाह, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस में शायद भूपेंद्र या हुड्डा या उदय भान है या दीपेंद्र है, मेरे को लगता है इनके पास इंटेलेक्चुअल का जो एक खजाना होता है वो कम है, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी है। दूसरे गुट के नेता ये नहीं चाहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अचानक सफल होकर निकले या उनको राहत मिले या उनका नाम रुतबा और बढ़े, मेरे को नहीं लगता। तो उस लिहाज से मेरे को लगता है जो प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है, दल बदल कानून है, लीगल ओपिनियन है, आगे क्या हो सकता है, इस सारे पर मंथन करने के लिए बीजेपी में कई दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। तो अगर नोटिस स्पीकर देते भी है कि आपने वायलेशन किया, लेकिन उसमें नोटिस में टाइम होगा, जवाब दिया जाएगा, दलीलें अपीलें चलेगी, 1 महीना और निकल जाएगा। तो ये सोची समझी रणनीति है बीजेपी की। बीजेपी ने सोचा होगा पहले कि कहां दिक्कतें आ सकती हैं, लीगल रास्ते क्या है। तो मेरे को लगता है सोच समझ कर ये फैसला लिया गया कि भले ही कांग्रेस से बीजेपी में चली गई किरण चौधरी, उनकी बेटी, लेकिन विधायकी का जो उनका एक रुतबा है, जो सदस्यता है, वो जो अधिकार है, वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। फिलहाल तो किरण चौधरी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। महेश, किस तरह की परिस्थिति नजर आ रही है अब हरियाणा की सियासत में? जो सवाल काफी गर्मा रहे हैं कि अब किरण चौधरी जब से बीजेपी में गई हैं, उसके बाद एसआरके ग्रुप तो कमजोर हो गया। सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो शैलजा हैं और रणदीप सुरजेवाला हैं, क्या वो अब भूपेंद्र हुड्डा से टक्कर ले पाएंगे? अंदर खाने तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं हरियाणा की सियासत में। सवाल ये भी बड़ा है कि अब आगे आने वाली चुनौती से कैसे पेश पाएगी अगर कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाती है। तो क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की खूबियों को समझने की जरूरत है। कांग्रेस की खूबी यह नहीं है कि वो जनता की पहली पसंद बन चुकी है। कांग्रेस का फायदा यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता में नाराजगी है, चाहे वो मोदी के खिलाफ है और चाहे हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर या फिर नायब सिंह सैनी सरकार से जो नाराजगी है, वही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसी के बूते जो तमाम वोटों के मिलने की जो बात है, संभावनाओं की जो बात है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर के हालात पहले भी कांग्रेस पार्टी में कभी अच्छे नहीं रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 सालों
तक राज चलाते रहे, तब भी अंदर जो घमासान है जबरदस्त देखने को मिल रहा था। एक अलग पार्टी का उदय भी हो चुका था, हरियाणा जनहित पार्टी, और उसके बाद भी जो तमाम परिस्थितियां थी वो ग्रुप के नाम बदलते रहे लेकिन परिस्थितियां वैसी थी। वीरेंद्र सिंह हमेशा खिलाफ बोलते रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला हालांकि हुड्डा सरकार में मंत्री भी रहे लेकिन एक अलग धुरी वो अपने आप बनाए रखे। केंद्र की राजनीति कर रही थी कुमारी शैलजा, लेकिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक अलग खेमा उनका माना जाता था। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदर ये तूफान जो है पहले भी देखने को मिल रहा था, अब भी देखने को मिलेगा। अंदर का तूफान बहुत ज्यादा असर करेगा मुझे ऐसा लगता नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो सरकार बनाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने की ये कोशिश बार है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सरकार वक्त चाहती है, भारतीय जनता पार्टी 90 दिनों का अतिरिक्त वक्त चाहती है। जो नाराज जनता है किस तरीके से उन्हें लुभाया जा सकता है, चाहे वो 1 और 2 किलोवाट बिजली के बिलों में जो मंथली रेंट उनसे लिया जा रहा था उसकी राहत की बात हो, चाहे 100 गज के मुफ्त प्लॉटों की बात हो, तमाम वो योजनाएं जो अब तक लागू नहीं की जा सकी थी उन्हें अब लागू करने की बात की जा रही है। हैप्पी ट्रैवलिंग की बात की जा रही है, गरीबों को मुफ्त बसों में सफर करने की बात की जा रही है। हर वो चीज जिससे गरीब का वोट हासिल हो सकता है 90 दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कर लेना चाहती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि 90 दिनों में किसी भी तरीके से ये जो बारिश सरकार की तरफ से होने वाली है, राहत की बारिश या चुनावी बारिश भी मैं इसे कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इस चुनावी बारिश को होने से रोकने के लिए छाता लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। और यहां पर बादलों का एक सैलाब देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ज्यादा जो राहत की बारिश है जनता पर कर दी जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माहौल बने, एक बार फिर से मोदी का नाम का सहारा मिले और चाहे हरियाणा प्रदेश में कुछ भी उन्हें बदलना पड़े, चाहे किरण चौधरी को राज्यसभा ही क्यों ना भेजना पड़े, चाहे भिवानी जिले में परिस्थितियां क्यों ना बदल देनी पड़े, चाहे कांग्रेस पार्टी के काफी और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों ही ना कर लेना पड़े, सब कुछ वो करेंगे। लेकिन यहाँ माहौल को बदलने की कोशिश है और उसके लिए चाहिए अतिरिक्त 90 दिन। और इन्हीं 90 दिनों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या इस माहौल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस्तेमाल कर ले। तो तमाम जो कवायद है, तमाम जो कोशिशें हैं वो महज 90 दिनों के लिए हैं। राज्यसभा की सीट जो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एमपी बनने से खाली हुई है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नजर नहीं आ रहा। कोशिश सिर्फ इतनी है कि ये जो राहत की बारिश 90 दिनों में होने वाली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा छाता लिए इस बारिश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो चुनावी माहौल है जिसे कांग्रेस पार्टी अपने लिए बेहतरीन और फायदे का सौदा मान रही है, फायदे का सौदा विधानसभा चुनाव तक बना रहे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वीरेन जी, जो परिस्थितियां हैं जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, जाहिर सी बातें परिस्थितियां देखने को भी मिल रही हैं, लेकिन इस बीच विधानसभा जो भंग करने की राज्यपाल से मांग की गई है कांग्रेस के द्वारा, भूपेंद्र हुड्डा सीनियर लीडर हैं, मिले हैं, राज्यपाल से मुलाकात की है, अब क्या रास्ता नजर आ रहा है? जो 90 दिन के अंदर जिस तरीके से महेश ने बताया रिकवरी की कोशिश की जाएगी या फिर विधानसभा का जो भंग करने की मांग कांग्रेस कर रही है वो एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा? अब फैसला राज्यपाल की ओर भी है, हरियाणा की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा काफी हद तक तय होगी राज्यपाल के फैसले के बाद। देखिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके पास अब 28 विधायक हैं जी। क्या 28 विधायकों के आग्रह पर या उनकी मांग पर राज्यपाल जो है विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे? तो ये सोचने वाली बात है। देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर अपने संख्या बल पर इतना भरोसा है तो राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार की तैयारी करें, विपक्ष को साथ लें। भाई, अगर आपके पास संख्या बल पर्याप्त है तो आप राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यसभा का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विपक्ष के पास तो उम्मीदवार खड़ा करने के लिए भी कोई ऐसा विकल्प है नहीं, कोई इस दिशा में तैयारी नहीं है, कोई दिशा में विपक्षी नेता आपस में बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की, कोई विचार विमर्श किया। क्योंकि देखो, चुनाव की तिथि तो आने वाली, कभी भी घोषित हो जाएगी, तो राज्यसभा की सीटें तो रिक्त हो गई हैं, तो इसके लिए विपक्ष की कोई तैयारी नहीं है। तो ऐसी दिशा में मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी ने जो ये मांग की है कि विधानसभा भंग की जाए, ये भी उनको भी मालूम है कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल इस तरह का फैसला नहीं ले सकते क्योंकि संख्या बल नहीं है। अगर आप अपना देखिए, ये कितना संख्या बल है इसका फैसला तो फ्लोर ऑफ द हाउस ही होता है, यानी कि सदन के अंदर ही होता है। भाई, किसके पास बहुमत होता है? कोई परेड से अब जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक राजभवन में परेड से फैसला नहीं होता। तो इसलिए कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। और ये स्थिति भी देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय
कि किरण चौधरी का इस्तीफा तो नैतिकता का तक आ जाए, बनता है उनको, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है तो मतलब अगर दल बदल के करके अगर उनको अयोग्य घोषित करने की वो प्रक्रिया निश्चित रूप से लंबी है, वो स्पीकर पर निर्भर करता है, स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का है। तो इसलिए ऐसी दिशा के अंदर जो है कांग्रेस अपने गेम खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा वैसे भी भारी है क्योंकि सत्तारूढ़ दल है। तो ऐसी दिशा के अंदर जो है राज्य की राजनीति में हाउस ट्रेडिंग तो होगी, निश्चित रूप से होगी। कोई लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आएंगे, ये तो अभी और भी हमें नजारा देखने को मिलेगा। वीरेंद्र जी, बेहद अहम सवाल, वो सवाल ये है कि भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा फ्री हैंड दिया गया और उसका नतीजा भी देखा कि लोकसभा की 5 सीटें निकालकर लेकर आए, तो कहीं ना कहीं पार्टी में उनका कद भी बढ़ा है और इसी कद बढ़ने की बदौलत किरण का कांग्रेस को बाय बाय करना एक सवाल ये खड़े करता है कि उन्हें लग रहा था कि अब पार्टी में कुछ नहीं हो पाएगा तो शायद बीजेपी के साथ ही रह के कुछ बेहतर किया जाए बीजेपी के लिए ही। कहीं ना कहीं जो स्वयं के स्वार्थ की राजनीति जो देखने को मिली और खासकर जो अहम की राजनीति आजकल प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो हरियाणा कांग्रेस से जो टकराव है उससे साफ भी होती है। देखिए, कांग्रेस में टकराव तो है। अगर किरण चौधरी को टिकट नहीं मिल रही थी उनकी बेटी के लिए तो उस समय इस्तीफा दे सकती थी, तो उन्होंने इंतजार क्यों किया? किस चीज का इंतजार किया? क्या वो जो कांग्रेस में भीतरघात करना चाहती थी? अब ये देखिए, किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी से कब से तालमेल बना हुआ था, कब से उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलना जुलना था, ये तो रहस्य की बात है। लेकिन जो उन्होंने अब समय चुना तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए चुना है। देखिए, अब वो 70 वर्ष की हो गई है, 69 वर्ष की हैं, तो अब वो अपना बेटी का राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की राह चुनी है। ये उनका फैसला कितना कारगर रहेगा, कितना उपयोगी होगा, ये तो समय बताएगा। हाँ, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस में अभी एकजुटता नहीं है। अगर मान लीजिए आप राज्यपाल से भी मिले हैं तो देखिए सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है। अगर कुमारी शैलजा के विधायकों को भी साथ में ले लिया जाता, उनको भी विश्वास में लिया जाता तो कांग्रेस एकजुट होती। अब मतलब ऐसा है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा को अलग कार्यक्रम कर रहा है, कुमारी शैलजा अलग कार्यक्रम कर रही है, तो कांग्रेस में एकजुटता तो है नहीं। और ये भी देखिए, अब भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड तो दिया गया है, लेकिन कुमारी शैलजा जो है सिरसा से सांसद बनी है, तो सिरसा में अपनी शक्ति केंद्रित करेंगी, वहां पर अपने विधायकों को टिकट दिलाने का प्रयास करेंगी। जो सिटिंग एमएलए हैं, देखिए उनको तो टिकट मिलना पड़ा है, निश्चित है। तो इसलिए जो है अब टिकटों की होड़ होगी, कौन सा अपने अपने समर्थकों को अधिक टिकट दिला पाता है। तो कांग्रेस में तो ये रस्साकशी तो जारी रहेगी। तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन आएगा ऐसा दिखाई देता नहीं है। देवेंद्र, कई सवाल अब हरियाणा की सियासत में खड़े हैं। सवाल बेहद अहम ये भी है कि जो रणनीति कांग्रेस बना रही थी उसके तहत सीटें तो वो 5 ले आई लोकसभा की, लेकिन टिकट बंटवारे पे लेकर हमने प्रदेश में असंतोष देखा कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच में। जिस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी की जो बेटी हैं श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं असंतोष हुआ और उसके बाद वो बीजेपी में गई। अब सवाल यह है कि आगे की रणनीति, आगामी विधानसभा की चुनाव की अगर हम बात करें तो ये तो क्लियर था कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का वो इस बात को साफ कर चुका है कि टिकट बंटवारे में अहम भूमिका भूपेंद्र हुड्डा की रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो 5 सीटें लाके दी हैं कांग्रेस की झोली में, उससे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ा है। यही एक वजह रही है जो परिवर्तन हुआ है। सौरभ, देखिए 2 साल की बात है जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, अजय माकन हारे थे। उस वक्त क्या हुआ था, किरण चौधरी का जो वोट था वो रिजेक्ट हो गया था। उस वजह से अजय माकन जो कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप के एक बड़े नेता है, महासचिव स्तर के अधिक पदाधिकारी हैं, अजय माकन के हारने के बाद कांग्रेस की नजर में मेरे को लगता है किरण चौधरी की वैल्यू कम होती चली गई। और उसके बाद आप देखिए एसआर की गुट खड़ा हुआ। जब भूपेंद्र हुड्डा तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, भूपेंद्र हुड्डा नो डाउट बहुत बड़ा चेहरा है। जिस तरीके से आजकल मनोहर लाल बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, हरियाणा की बात करें, वैसे भूपेंद्र हुड्डा का रुतबा भी वही रहा है। वो भी 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है। अजय माकन की हार के बाद किरण चौधरी को लेकर पार्टी के जो बड़े नेता है, हरियाणा वाले भी, उनको अच्छा नहीं लगा कि हरियाणा से गलत मैसेज गया। उसके बाद क्या हुआ, एसआर के ग्रुप में शामिल हो गई किरण चौधरी। मतलब हुड्डा विरोधी या पार्टी विरोधी गतिविधियों पर नजर रही पार्टी की। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब टिकट काटी गई, नहीं मिली, आधार ये बनाया गया कि श्रुति चौधरी पिछले 2 चुनाव हारी हैं और लाखों वोटों से हारी हैं, तो टिकट नहीं मिला। टिकट ना मिलने की टीस ये थी, राव दान सिंह को हराकर शायद किरण चौधरी की प्लानिंग थी कि उन्होंने छोड़नी थी, क्योंकि 1 साल से हम सुन रहे थे कि अमित शाह के बीजेपी के संपर्क में है, किरण चौधरी भी पार्टी छोड़कर जा सकती है जैसे कई और नेता गए थे। तो लोकसभा में टिकट ना मिलने से वो अंदर से मतलब बहुत सारी खींच थी, उनमें खींच थी या
मतलब रंजिश की भावना थी, तो उसने वो देखने को भी मिली देवेंद्र, वो देखने को भी मिली, दिया था कि आपने जो किया हम भी वही करेंगे। तो आखिर कांग्रेस को राव दान सिंह को हराकर वो बीजेपी में चली गई, और बीजेपी में जाने के बाद अब ये विधायक वाले इस्तीफे की बात है, तो एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे किरण चौधरी का रुतबा, जो कद था, जो विश्वास था, साख उनकी खराब होती चली गई, और आखिरकार पार्टी ने उनकी परवाह नहीं की, लोकसभा टिकट नहीं देगी, और अब उनको बीजेपी में जाकर ठिकाना मिला है। तो कांग्रेस में मेरे को लगता है वो अब शायद अनवांटेड हो गई थी। वो खुद भी कह रही थी कि मेरी अनदेखी हुई है और बेटी की टिकट कट गई। ये कारण थे जिसकी वजह मैं समझता हूँ किरण चौधरी खुद है। महेश, सवाल बेहद अहम वो सवाल ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने पक्ष में लिया, 5 सीटें अपनी झोली में डाली हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने शीर्ष नेतृत्व को खुश भी किया जो 5 सीटें आई हैं, उसका कहीं ना कहीं अब आगे किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तभी होगा जब विधानसभा भंग होगी, उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ लहर चल रही है वो वोटों में तब्दील होकर विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या लग रहा है, क्या फ्लोर टेस्ट होगा, विधानसभा भंग होगी, फ्लोर टेस्ट होगा? जाहिर सी बात है कि आंकड़ों के और अगर हम गणित की बात करें तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है? देखिए, अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए अब 23 जून को जितने भी 5 सांसद निर्वाचित हुए हैं और 3 केंद्रीय मंत्री हो गए जिनमें, और उनमें जो प्रभारी बनाएंगे, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है वो 23 जून को रोहतक में कार्यक्रम रखा गया पूरे हरियाणा का। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है, और कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सोनीपत और पानीपत में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बराबर का उत्साह है, क्योंकि 5 सीटें आना, वोट प्रतिशत बढ़ना कांग्रेस की उपलब्धि है। तो कांग्रेस अपने ढंग से अपना माहौल बनाने लगी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का। महेश, शॉर्ट कमेंट क्लोजिंग करें। देखिए, साथियों से मैं कह रहा था कि चाहे फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और चाहे विधानसभा को भंग करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने रखी जाए, इससे कोई फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है। ना तो फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने वाली है, और ना ही जो विधानसभा को भंग करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी जा रही है उस पर राज्यपाल की तरफ से कोई भी फैसला जो है दिया जाना है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन का कोई फैसला नहीं आ सकता। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जो माहौल का जिक्र आप कर रहे थे, दरअसल यहाँ लोकसभा का जो चुनाव था वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। जो अच्छी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही थी, अच्छी से मेरा मतलब 5 सीटों से है, 5 सीटों की जो परिस्थिति देखने को मिल रही थी वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रही थी, चूंकि ऊपर मोदी का सवाल था। लेकिन हरियाणा प्रदेश में स्थिति और ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि अब हरियाणा प्रदेश के चेहरों पर आगामी जो चुनाव है वो लड़ने की जरूरत पड़ेगी। मोदी के एक्सेप्टेंस लेवल क्या है ये हरियाणा प्रदेश में अब जांचा जा चुका है, परखा जा चुका है। अब जो है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के एक्सेप्टेंस को चेक करना है। विधानसभा और लोकसभा के चुनावी मुद्दे अलग अलग होंगे, तो ऐसे में हरियाणा में विधानसभा की चुनावी डगर अब और ज्यादा मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि अब मोदी के नाम पर वोट मांगने की अगर कोशिश हुई तो सवाल फिर यह आएगा कि आप नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को सामने कीजिए, उसके बाद हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी जो 10 सालों की खड़ी है उसका जिक्र भी खूब होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगामी रणनीति हरियाणा की सियासत की किस करवट बैठेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हरियाणा की सियासत बेहद दिलचस्प होती जा रही है, जहां किरण चौधरी बीजेपी में आई और उसके बाद इस्तीफा नहीं देंगी, विधायकी से बड़ा सवाल है। उसके बाद जो बीजेपी का चक्रव्यूह है, क्या उसको कांग्रेस भेद पाएगी, क्या आगामी रणनीति होगी कांग्रेस की और किस तरीके से बीजेपी उससे पेश आएगी, इन सब के बीच हरियाणा की सियासत फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा, बेहद गर्म है। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है।